स्टडी IQ PCS में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और जैसा कि आपको पता है हम रोज़ाना जो है बहुत सारे सेशंस लेकर आते हैं। तो दिन के 2 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जो कि होता है जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट से रिलेटेड। सुबह 8 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। नया स्टेट PCS का चैनल हमारा लॉन्च हो चुका है, तो जितने भी नए लोग हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिसमें आपको स्टेट PCS एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में बहुत मदद मिलेगी। तो हमारा जो शेड्यूल रहता है वो सुबह 8 बजे से चालू हो जाता है। सुबह 8 बजे आपका जनरल साइंस का सेशन जो आज मैंने लिया था, जिसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ था, तो रोज़ाना आपको जनरल साइंस के सेशन मिलते हैं। 9 बजे से आपको MCQ का सेशन है, 10 बजे UP PSC, इसके अलावा 12 बजे राजस्थान PSC से सेशन होता है और दिन के 2 बजे जो आपको ऑल स्टेट PSC से जो के जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो उसी में आज का जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा 4 बजे MPPSC का सेशन होता है, 5 बजे करंट अफेयर्स और रात के 8 बजे आपको बिहार PSC से रिलेटेड सेशंस मिलते हैं। तो एक बहुत ही सिंक्रोनाइज वे में बनाई गई ये जो है प्रोग्राम है, जिससे आपके एग्जाम्स को और ज़्यादा जो है प्रिपरेशन में और ज़्यादा बूस्टिंग मिले और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। ये हमारा पूरा का पूरा प्रयास है। तो शुरू करेंगे आज का सेशन जो किसके बारे में है, ज्योग्राफी के बारे में है। तो ज्योग्राफी जिसको क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है, तो इसको समझते हैं और आज इससे एस्पेक्ट को देखेंगे कि ये सब्जेक्ट कैसे सीखा जाए। ये सब्जेक्ट का वेटेज बहुत है एग्जाम्स में आपके स्टेट PCS में। अगर आप ज्योग्राफी छोड़कर जा रहे हैं तो लगभग आप मानकर चलिए 15 से 20% आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट इतना वेटेज रखता है और इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें आप स्टेट के अंदर भी, अगर आपका रीजनल GS पढ़ते हैं, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे, तो वहाँ पर भी आपको वहाँ की ज्योग्राफी समझनी है। तो वहाँ की ज्योग्राफी समझने के लिए आपको जो ओवरऑल ज्योग्राफी है उसका भी नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो उसी सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। तो इसका नाम क्या है, तो जियोग्राफी है। तो जियोग्राफी 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक वर्ड आ जाता है जियो मीन्स अर्थ और दूसरा वर्ड है ग्राफी। इस ग्राफी का मतलब है टू स्टडी। तो जब हम क्या पढ़ें, हम पृथ्वी के बारे में पढ़ें, हम अर्थ के बारे में पढ़ें, तो उसको ही क्या कह दिया जाता है, ज्योग्राफी कह दिया जाता है। तो भूगोल क्या है, पृथ्वी का अध्ययन है और पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन है। पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन कैसे है, तो अगर हम बात करें तो इस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं, तो इस पृथ्वी के अंदर क्या है उसका अध्ययन भी भूगोल है। इस पृथ्वी के बाहर क्या है, जो वायुमंडल है, उसका अध्ययन भी भूगोल है। और इस वायुमंडल से जो बाहर चीज़ें हैं उनको भी जब हम पढ़ते हैं, तो यूनिवर्स के अंदर जो भी स्काई में गैलेक्सीज है, आपका तारे मंडल है, उन सारी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो वो भी ज्योग्राफी है। इसके अलावा इस अर्थ के ऊपर जो भी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, कहीं पहाड़ है, कोई माउंटेन है, तो वो भी इसी में पढ़ा जाता है। इसी में अगर कोई समुद्र आ जाता है, ओशियंस आ जाते हैं, तो ओशियंस की स्टडी भी इसी में की जाती है। मतलब पृथ्वी से जुड़ी हुई हर तरह के एस्पेक्ट्स को किस में पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। तो इस ज्योग्राफी को हमको किस तरीके से डील करना है, तो इसमें हम लोग इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। इसमें एक पार्ट है जिसको कहा जाता है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है आपका इंडियन ज्योग्राफी, जहां से आपके स्टेट PCS में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट बड़े हैं वो तो देखा जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ह्यूज पार्ट है, लेकिन जो स्कोरिंग वाला जो पार्ट ज़्यादा है वो आपका इंडियन ज्योग्राफी है। इससे भी स्कोर होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। लेकिन हम हर तरीके के एस्पेक्ट देखेंगे जिससे आपकी कोई भी एक नंबर भी ना कटे, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से भी हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। मैं पेपर्स भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। और मैप बेस्ड स्टडी हम लोग करेंगे। मैप्स के ऊपर जितना आपका अच्छा कमांड होगा उतना अच्छा आपका ये सब्जेक्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपका साइंटिफिक नॉलेज भी लगता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें बार बार साइंस घुमा फिरा के आ जाती है। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपके वो एस्पेक्ट्स भी कवर हो जाएं जिससे आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है सब्जेक्ट का, जैसे क्लाइमेट्स को स्टडी करना, इसमें आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बार बार आती रहती हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब ना करे। और अगर नहीं भी आती हैं तो हम उसको सीखेंगे। और ये मैं मानकर पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल ये सब्जेक्ट नहीं आता है और एकदम शुरुआत से हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो ये इस एस्पेक्ट्स में मैं सब्जेक्ट को कवर करूंगा। तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं, तो इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी कह रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी जिसको भौतिक भूगोल कहा जाता है। और ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम अलग अलग शाखाओं को पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इन ब्रांचेज में जब हम इस पृथ्वी के अंदर की बात करने लगते हैं, इस पृथ्वी के अंदर, ऊपर तो हम लोग रहते हैं, लेकिन इस पृथ्वी के अंदर अगर हम बात करें
तो इस पृथ्वी का जो सेंटर बताया जाता है वो 6371 किलोमीटर है। मतलब हम पृथ्वी से 6371 किलोमीटर अगर अंदर जाएंगे तो हम पृथ्वी के मध्य बिंदु सेंटर पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, और इतना ही और जाएंगे तो हम पृथ्वी के दूसरे सिरे से निकल जाएंगे। मतलब हम लोग जो है अर्थ के अंदर जो स्फीयर है, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी की जाती है वो एक ब्रांच से की जाती है सिस्मोलॉजी, जो वेव्स की स्टडी होती है, सिस्मोग्राफी। तो उससे हमने पृथ्वी के अंदरूनी भाग को भी पढ़ा है, और वो किस में पढ़ा जाता है? फिजिकल ज्योग्राफी में। और फिजिकल ज्योग्राफी की एक शाखा है जिसको क्या कहा जाता है? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, जिसको कहा जाता है भूआकृति विज्ञान। भूआकृति विज्ञान मतलब कि भू की जो आकृति बनी है, या भू के अंदर जो भूमि के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, कहीं से वोल्केनो का इरप्शन हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, कहीं पर आपके भूकंप आ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स का काम कैसे होता है, जो आपका अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी क्या थी, मैकेंजी की थ्योरी क्या थी, ये बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं। जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब पृथ्वी पर जो अलग अलग चीज़ें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, पृथ्वी के अंदरूनी भाग में क्या क्या चीज़ें हैं, आपका कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, भूरपट्टी किसको कहा जाता है, आपका बेरीस्फेयर क्या है, आपका मीसोस्फेयर क्या है, ये सारी चीज़ें आप, लिथोस्फेयर क्या है, मैग्मा कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें आपको किस में पढ़नी होती है? जियोमॉर्फोलॉजी। तो फिजिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट है जिसको जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान कहा जाता है। दूसरा जो भाग है जिसमें आप क्या स्टडी करते हैं? क्लाइमेट्स की स्टडी करते हैं। क्लाइमेट का मतलब जलवायु का अध्ययन। तो जलवायु का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है उसको कहा जाता है क्लाइमेटोलॉजी, मतलब जलवायु विज्ञान। तो भाई इसके अंदर आप बहुत सारे पैरामीटर्स को देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर कहाँ कहाँ किस तरह की वायु होती है, वेस्टर्लीज क्या है, ईस्टर्लीज क्या है, जेट स्ट्रीम्स किसको कहा जाता है, हर तरह से जो क्लाइमेट से रिलेटेड आपके फैक्टर्स हैं कि मॉनसून कैसे आता है, मॉनसून्स के क्या फैक्टर हैं, हमारे यहाँ इंडियन ओशियन में किस तरह के डाइपोल मूवमेंट होते हैं, आपका एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, ये सारे एस्पेक्ट्स हम किस में पढ़ेंगे? क्लाइमेटोलॉजी। और ये फिजिकल ज्योग्राफी है। तो फिजिकल ज्योग्राफी को वैसे 3 तरह से पढ़ा जाता है, एक जियोमॉर्फोलॉजी, एक क्लाइमेटोलॉजी और एक ओशियनोग्राफी। तो तीसरी बात करेंगे हम समुद्री विज्ञान की, जिसको क्या कहा जाता है? ओशियनोग्राफी। तो ओशियनोग्राफी मतलब समुद्र का अध्ययन जब किया जाता है, इसके अंदर किस तरह की चीज़ें हैं, इसके अंदर जो करंट्स आते हैं, ओयोशियो करंट्स क्या है, कुरोशियो करंट क्या है, आपका बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि पेरू के कोस्ट पर क्या होता है, इससे वर्षा का क्या इफेक्ट होता है, जो ओशियंस के अंदर करंट चलते हैं उसमें कोल्ड करंट कौन से हैं, वार्म करंट कौन से हैं, हर तरीके से जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं उनको हम यहाँ पर डील करेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है आपका भौतिक भूगोल, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो उनको मैंने बताया, जिसके अंदर आपने देखा कि भाई ये फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी के 3 एस्पेक्ट्स को हमको पढ़ना है, जो सिलेबस में ये पहला पार्ट मैंने आपको बताया कि इसको हम डील करेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में 3 पार्ट्स, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान मतलब क्लाइमेटोलॉजी, और तीसरा ओशियनोग्राफी मतलब आपका समुद्री विज्ञान। इसके बाद जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी हमको डील करना है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स का मतलब ये आपके जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन पर कौन कौन सी जगह पे कौन से पर्वत पाए जाते हैं, जैसे आपसे एग्जाम से पूछा जाता है, तो आपको हर जो है कॉन्टिनेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जो 7 आपके उप महाद्वीप हैं इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि भाई तंजानिया में जैसे किलिमंजारो है तो वो कहाँ पर है, आपका रॉकीज कहाँ पर है, एंडीज पर्वत कहाँ पर है, वोल्गा नदी कहाँ बहती है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम हर तरह की चीज़ों को देखेंगे कि भाई डेनमार्क कहाँ पर है, वहाँ से क्या चीज़ें रिलेटेड हैं, और इन्हीं के एस्पेक्ट से कुछ इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी पार्ट आता है। मतलब जो आर्थिक भूगोल है इनसे जुड़ा हुआ, जो विश्व में अलग अलग हाईवेज हैं उनसे रिलेटेड, कौन सी रिवर्स हैं, कौन से माउंटेन्स हैं, कौन से नेशनल पार्क्स हैं, कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही हैं, कहाँ पर वोल्केनो का इरप्शन होता है, कहाँ पर जलवायु जो है बहुत अलग है, कहाँ पर सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना होता है, ये भी आपके सिलेबस में। तो सारे जो उपमहाद्वीप हैं या महाद्वीप हैं उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का मतलब आपका जो भारत का भूगोल है, यहाँ से स्टेट PSCS बहुत सारे एग्जाम्स पूछता है। तो ये छोटा पार्ट है कंपैरिजन टू अदर पार्ट, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक छोटा हिस्सा है, लेकिन ये स्कोरिंग बहुत है।
यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इनसे रिलेटेड आपको स्टेट के अंदर भी बहुत सारे नॉलेज पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम उस तरीके से करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें इंडिया के अंदर सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे। देखा जाए तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की बात करेंगे कि आपको भारत की जो है भौगोलिक स्थिति पता होनी चाहिए, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, देशांतर रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, किस तरीके से चलती हैं, इनका जलवायु पर क्या असर है, इससे टाइम लाइन कैसे डिसाइड होती है, हमारे भारत में इंग्लैंड से 5.5 घंटे टाइम आगे कैसे चलता है, ये सारी चीजें समझेंगे हम इसमें बहुत अच्छे से। मैं इस चीज को आपको बताऊंगा। इसके अलावा भारत की भौगोलिक विज्ञान प्रभाव जो है, मतलब फिजियोग्राफिकल डिवीजन जो है इंडिया का, कि यहाँ पर माउंटेन्स किस तरह के हैं, तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम को पढ़ेंगे। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जो भारत के विशाल मैदान है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो प्रायद्वीप भारत है, मतलब पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया में क्या क्या है, तो हर एक तरह की चीजों को देखेंगे कि अरावली कहाँ पर है, मालवा का पठार कहाँ पर है, बुंदेलखंड का प्लेट्यू कहाँ है, बघेलखंड प्लेट्यू कहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, आपका विंध्यन रेंजेस, सतपुड़ा रेंजेस, वेस्टर्न घाट हिल्स, ईस्टर्न घाट हिल्स, सारे एस्पेक्ट को, शिलोंग प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, हर तरह का यहां पर चीजें कवर करेंगे। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, भारत का जो जल निकासी तंत्र है, जिसमें गंगा नदी तंत्र को देखेंगे, गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, सारी रिवर्स जितनी भी भारत में नदियां बहती हैं, कहां बहती हैं, उन पर कौन कौन से प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। इंडस है तो इंडस में कौन कौन सी नदी मिलती है, चाहे वो रावी हो, ब्यास हो, सतलज हो, झेलम हो, चिनाब हो, चाहे आपका पूर्व में बहने वाली जो नदियां ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हो, चाहे सुवर्ण रेखा की बात करें, गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, पेन्नार की बात करें, सारी रिवर्स को हम लोग पढ़ेंगे। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, पुंबा हो गई, पेरियार हो गई, भरतपूजा हो गई, श्रावती, वराही, बहुत सारी रिवर्स हैं, तो हर रिवर को अच्छे से पढ़ना है। इस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, सलाल प्रोजेक्ट किस पे है, बगलियार प्रोजेक्ट किस पर है, आपका उकाई प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो हर तरीके से इनको मैप के थ्रू भी समझेंगे, इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन चीजों को भी डील करेंगे। इसके बाद क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु, किस तरह से मानसून आता है भारत में, दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या होता है, उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है, कोरोमंडल तट और लद्दाख को कहां से वर्षा मिलती है, क्या कारण के कारण मिलती है, हमारे राजस्थान वाले भाग में क्यों वर्षा का जो अनुपात है वो कम है, डेजर्ट रीजन क्या होते हैं, इन चीजों को भी यहां से समझेंगे। सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी, जो ICAR है, हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसके हिसाब से भारत में 8 तरह की मिट्टियां होती हैं। ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, पीट एंड फॉरेस्ट सॉइल होती है। तो ऐसे हर तरह की सॉइल में क्या चीज है, पोटेशियम कितना होता है, उसके अंदर आपका जो है नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है, हर तरह से जो है इन चीज़ों को एस्पेक्ट को देखेंगे। सॉइल्स का फॉर्मेशंस की भी बात करेंगे। इसके अलावा नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ इंडिया, भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उन पर भी चर्चा होगी कि डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं, पतझड़ वन कहाँ पर पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं, आपका माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं। तो हर तरह से इस चीज़ को करेंगे। एग्रीकल्चर और इरीगेशन में भारत में किस तरह की कृषि होती है, अलग अलग तरह की जो कृषि के उत्पाद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि ऑयल सीड्स क्रॉप क्या होती हैं, जो आपका जिनसे आपको ईंधन मिलता है या तेल जो निकलती हैं, उनकी बात करेंगे। पल्ल सीड क्रॉप्स क्या है, इसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप्स क्या है कि जो पौधे वाली फसल होती हैं। इसके अलावा जो कैश क्रॉप्स हैं एग्रीकल्चर के अंदर उनको भी देखेंगे। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से हैं, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इरिगेशन के अंदर किस तरह से हेल्प हो रही है, हमारे यहाँ क्या सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, कुएं से जैसे होता है हमारे यहाँ, ट्यूबवेल्स इसमें बहुत बड़ा सोर्स है, कैनाल जो नहरों का निर्माण है, कौन कौन सी कैनाल्स हैं, इन चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया की बात करेंगे, भारत के प्राकृतिक संसाधनों जिसमें मिनरल्स की बात करेंगे कि हमारे यहाँ यूरेनियम कहाँ मिलता है, हमारे यहाँ बॉक्साइट कहाँ मिलता है, हमारे यहाँ आयरन के रिजर्व्स कहाँ पर हैं, रानीगंज किसके लिए फेमस है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, भारत के उद्योग कि भारत में किस तरह के उद्योग हैं, महारत्ना कंपनी कौन कौन सी है, नवरत्ना कंपनी कौन सी है। ये थोड़ा सा आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है, लेकिन हम इसको ज्योग्राफी में भी डील करेंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, भारत के अंदर परिवहन, सारे परिवहनों को देखेंगे। जल परिवहन कौन कौन से हैं, वायु परिवहन में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहली कंपनी कौन सी थी, हर तरीके से जो आपको यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि पहली जो सेवाएं चालू हुई थी रेल की, चाहे डलहौजी की बात करें, चाहे थाने की बात करें, आपके यहाँ नेशनल हाईवेज कौन कौन से हैं, अभी भारत का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है। इस तरीके से सारे एस्पेक्ट को देखेंगे कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट क्या था, भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, इन चीज़ों को देखा जाएगा। और फिर जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन में कि भारत में जनसंख्या किस तरीके से चालू हुई,
हुई, कौन कौन से एस्पेक्ट निकाले जाते हैं, चाहे ग्रोथ रेट की बात करें, सेक्स रेशो की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी जो जनसंख्या का घनत्व होता है उस पर बात करेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री हमारी ये पॉपुलेशन कराती है। इसके अलावा मिसलेनियस और करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ज्योग्राफी से, उनको भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। तो ये चीज़ आपको समझने आ रही होगी कि इस तरीके से हम सिलेबस को डील करने वाले हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वेटेज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पीएससीज में ज्योग्राफी आपको पढ़ने से क्या मिलने वाला है। तो अगर हम यूपी से ही शुरू करें तो यूपी में 2021 के पेपर में 18 क्वेश्चन आए थे आपकी ज्योग्राफी से। इसके अलावा 24 क्वेश्चन 2020 में, 19 क्वेश्चन 2019 में 21 क्वेश्चन और 2018 में 22 क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा वेटेज है अगर ज्योग्राफी आप डील कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम राजस्थान आरएएस की बात करें तो 2013 का पेपर देखिए, वहाँ पर काफ़ी कोर्ट केस में ज़्यादा जो है चीज़ें डिले होती रहती हैं, तो जब जब पेपर हुए हैं तब भी आप वेटेज देखिए। 2013 का पेपर में 19 क्वेश्चन आए थे, 2016 के क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन आए थे और 2018 का जो पेपर हुआ था वहाँ पर 17 क्वेश्चन आए थे केवल आपके ज्योग्राफी से। वहीं पे अगर हम बात करें बिहार पीएससी, बिहार में जो है ईयर वाइज ना चलते हुए एग्जाम्स थोड़ा सा नंबर वाइज चलते हैं। तो अगर हम 67th बिहार पीएससी का पेपर देखें तो 10 क्वेश्चन है, 66th वाला में देखें तो 11 क्वेश्चन है, 65th में 13 क्वेश्चन है, 64th में भी 13 क्वेश्चन है। तो ये जो है नंबर भले फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन ये आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें अगर आप क्लास अच्छे से लेंगे तो आपके पूरे पूरे मार्क्स, एक भी मार्क्स ना कटे, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एमपीपीएससी का 2021 का पेपर अभी 19 जून को होना है। इसके अलावा 2020 में 11 क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से उठकर आए, 2019 में 12, इसके अलावा 2018 में 14 आए थे। छत्तीसगढ़ पीएससी में भी अच्छा वेटेज आता है, 12, 13, 9, 14, इस तरह से अलग अलग टाइम पर जैसे 14 तक तो क्वेश्चंस आए। तो मैंने जो शुरू में कहा, आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर ये सब्जेक्ट अच्छा है आपका तो लगभग 15% आप इसमें जो है स्कोर कर सकते हैं। और साथ साथ ये समझने के लिए भी बहुत जरूरी है, जब आप स्टेट का जीके पढ़ेंगे तो वहां की ज्योग्राफी पढ़ने में भी आपको इंडियन ज्योग्राफी या आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि आपको हर तरह के रीजंस पता चलते हैं कि अगर पृथ्वी पर ये चीज हो रही है, अर्थ के ऊपर ये चीज हो रही है तो इसका रीजन क्या है, मॉनसून क्यों आता है, मॉनसून की डायरेक्शंस क्या है। तो हर तरीके से हम लॉजिक पर बात करेंगे, रीजनिंग पे बात करेंगे कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। केवल हमको ये नहीं है कि ये चीज ऐसी है तो ऐसा क्यों है, बस ऐसे मान कर नहीं चलेंगे, इसके रीजंस को ढूंढेंगे और उस तरीके से कि आपको आंसर राइटिंग में भी अगर एनालिटिकल वे में कुछ चीजें आए तो उनको भी आप डील कर पाए। कुछ पेपर्स देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे यूपी का एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है कि ये आपको थोड़ा सा आइलैंड से रिलेटेड पूछा गया था और थोड़ा सा करंट रिलेटेड भी था। ये क्वेश्चन आया हुआ था विथ रेफरेंस टू स्कॉर्टा आइलैंड। ये स्कॉर्टा आइलैंड जो है हिंद महासागर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज एन आइलैंड ऑफ ओमान सिचुएटेड इन अरेबियन सी। ये पूछा गया था कि जो सोकोत्रा द्वीप है ये ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है और इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थली में नामित किया गया है। तो अगर बात करें सोकोट्रा की तो ये ऑप्शंस भी दिए हुए थे कि ये यूनेस्को में 2008 में आया था, ये तो सही है, लेकिन ये आइलैंड किसका है? तो ये आइलैंड यमन का है। और यमन में जब से सिविल वॉर हुआ तो इस पर अभी आधिकारिक तौर पर यूएई इसकी देखरेख कर रहा है, लेकिन है किसका? यमन का है। तो ओमान वाला ऑप्शन ये गलत था। तो इस तरीके से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पता होना चाहिए कि भाई कौन सी जगह कहां पर है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था ज्योग्राफी से रिलेटेड। इसके अलावा ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया इंडियन ज्योग्राफी से। कोई भी अगर पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है, ये आपका चिल्का झील है। वुलर अब हमारी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर एक, तो ये कश्मीर में है, ये फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में पड़ती है, अरब सागर को टच करती है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो लार्जेस्ट सलाइन जो लेक है इंडिया का वो कौन सा है? चिल्का लेक है। इसको लगून भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पीएससी में क्वेश्चन आया था कि यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो कजाकिस्तान सबसे आगे है। इसके अलावा यूपी का ही एक और क्वेश्चन है कि भाई आपसे पूछा गया है कि ये पर्वत श्रृंखला माउंट रेनर कहां पर आती है, एटना कहां पर आती है, पेरिक्यूटिन कहां आती है और एपो कहां आती है। तो रेनर की बात करें तो रेनर आता है यूएसए में, एटना आता है इटली में, ये पेरिक्यूटिन आता है आपका मैक्सिको में और एपो की बात करें तो फिलीपींस में आता है। तो ये ऐसी चीजें हम सीखेंगे, मैप के थ्रू देखेंगे, रीजन वाइज देखेंगे कहाँ कौन सी जगह है। इसके बाद अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में भी पर्वत श्रृंखला से आया हुआ है। माउंट एल्ब्रस रशिया का बहुत फेमस है। इसके बाद किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, माउंट कुक न्यूजीलैंड का सबसे बेहतरीन प्लेस है जो टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। माउंट मैककिनले ये अलास्का वाले रीजन में यूएसए में आ जाता है, यूएसए का 50वां जो राज्य है। इसके अलावा
ये पूछा गया था ईस्टर्न घाट हिल्स से। अगर वेस्टर्न घाट हिल्स और ईस्टर्न घाट हिल्स आप पढ़ेंगे तो भारत के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते रहते हैं। अनाई मुडी के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा जो नीलगिरी हिल्स हैं उनका क्या है, कार्डमम जो इलायची की पहाड़ी है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ईस्टर्न घाट्स में इसमें से कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट्स। गलीकोंडा की बात करें, सिंकरन गुट्टा की बात करें, मडुकुला कोंडा की बात करें, इसके अलावा जवाड़ी पहाड़ियाँ हैं, इसमें पालकोंडा है, वेलकोंडा है, ईरा मल्ला है, नाला मल्ला है, आपका जवाड़ी है। ये सारी हिल्स ईस्टर्न घाट में आती है। सालहेर तो नासिक में आता है, तो ये तो आ नहीं सकता, क्योंकि ईस्टर्न घाट हिल्स की बात करें, पूर्वी घाटी की पहाड़ी की बात करें तो पूर्वी घाटी पहाड़ी यहाँ पर पड़ती है, और ये जो है आपका पश्चिमी घाटी पहाड़ी है, और ये आकर कहाँ मिल जाते हैं तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। इसी की सबसे ऊंची चोटी अगर वेस्टर्न घाट हिल्स की बात करें तो वो है आपकी अनाईमुडी, और इसकी अगर हम बात करें पूर्वी घाटी पहाड़ी की तो उसकी जिंदगढ़ा मिलती है। तो इसी में जो है आपका महेंद्रगिरी, निमलगिरी, पालकोंडा, वेलकोंडा ये सभी आते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये पढ़ेंगे हम अच्छे से। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये आपके जो घास के मैदान होते हैं जिनको ग्रासलैंड कहा जाता है, ये ग्रासलैंड कहाँ के फेमस हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम बात करें ये डाउन्स कहाँ का ही है, ऑस्ट्रेलिया का ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेरीज, ये प्रेरीज कहाँ चलता है तो यूएसए में काफ़ी चलता है। इसके अलावा स्टेप्स, ये यूरोप के अंदर चलता है। अब यूरोप में अगर हम बात करें तो यूरोप के अंदर रशिया का भी कुछ भाग आता है, बाकी और भी देश आते हैं। इसके अलावा वेल्स बचा, तो वेल्स कहाँ आ गया, अफ्रीका के देश में आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स। ये एमपीपीएससी के पेपर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर हमारे भारत के अंदर जो खनिज पदार्थों का भंडार है वो कहाँ मिलता है, तो छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार में ऐसा कोई भी खनिज नहीं है जो नहीं मिलता है, भले छोटे अमाउंट में मिले। तो सबसे ज़्यादा जो भारत के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, वो छोटा नागपुर पठार के आसपास ही हैं, जिसमें झारखंड, उड़ीसा हो गया, आपका बिहार के आसपास का जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं जो छोटा नागपुर रीजन में आ जाते हैं। मेनली जो रांची पहाड़ी, हजारीबाग है, जिनके बीच से जो है एक नदी भी निकलती है। तो ये जो है अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा रीजन है जिसमें दामोदर रिवर की बात करें तो ये आप पढ़ेंगे कि इसमें रांची प्लेट्यू, रांची का पठार, हजारीबाग प्लेट्यू, और इनके बीच से निकलने वाली एक नदी है जिसको कौन सी नदी कहा जाता है, दामोदर रिवर, जो बायोलॉजिकली डेड रिवर है, जैविक मृत नदी है। इसको मैं पढ़ाऊंगा तो और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आए हैं तो ज्योग्राफी पर अच्छे से कमांड कर सकते हैं हम। इस सब्जेक्ट को जिस तरीके से पढ़ना है उस तरीके से देखेंगे, चीज़ें कवर करेंगे। तो होप ये सेशन आपको थोड़ा सा फायदेमंद लगा होगा। और ये जो है रोज 2 बजे की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है उसमें ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF चाहिए तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के जो भी फीडबैक्स आ रहे हैं उसके ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है या कोई भी तरह का फीडबैक आप जरूर दे सकते हैं। तो होप ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।